अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम आपके लिए लेके आया हूँ वॉक योर टॉक। डॉक्टर एजाज़ कुरैशी मेरा नाम है और विलिंग वेज़ के फ़ोरम से आपकी खिदमत में हर मंडे की शाम को हम हाज़िर होते हैं और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर प्रोग्राम करते हैं। आज जिस मौजू पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है कम्युनिकेशन, और ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन जोड़ों के दरमियान, कपल्स के दरमियान, और तबादला ख़याल, अपनी बात दूसरे तक पहुँचाना, उसके पिटफॉल्स क्या हैं, उसमें गड़बड़ कहाँ पे होती है और सही तरीका क्या है, और किस तरह से सही तरीके अपनाने से जो कपल्स हैं उनके दरमियान राब्ते मजबूत होते हैं, रिलेशनशिप ताल्लुकात जो हैं मजबूत होते हैं। कपल्स आपस में किस किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्टाइल उनके म्यूचुअल रिलेशनशिप पर और लव लाइफ पर कैसे असरात मुरतब करता है, ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें मैं चाहूँगा कि आप भी हिस्सा ले सकते हैं बज़रिया कमेंट्स। हाउ डू कपल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर, व्हाट इफ़ेक्ट्स देयर स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन हैव ऑन देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड लव लाइफ। यानी कि हम कहना ये चाहते हैं और आपसे कम्युनिकेट ये करना चाहते हैं कि किस तरह से कपल्स जो हैं वो अपने आपस के ताल्लुकात को बेहतर बना सकते हैं। अगर हम उर्दू वाली स्लाइड ले लें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि जोड़े आपस में किस किस तरह बात करते हैं, इनके तबादला ख़याल का अंदाज़ उनके बाहमी ताल्लुकात, मोहब्बत और लव लाइफ पर कैसे असरात डालता है। ये ख़वातीन हज़रात हम बात कर रहे हैं। इसमें जो डूज़ हैं, यानी जो हमें कम्युनिकेशन में एक दूसरे से बातचीत करने में जो चीज़ें करनी चाहिए उनका भी ज़िक्र करेंगे, और जो डोंट्स हैं, जो नहीं करनी चाहिए, उनका भी ज़िक्र करेंगे। प्रोग्राम का एक हिस्सा आप तक पहुंचा, मगर फिर प्रोग्राम जो है वो पूरी तरह से आप तक नहीं पहुंच पाया, तो हमने इसको एक दफ़ा फिर से आपके लिए जो है रीस्टार्ट किया है और लाइव प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि दो डोमिनेंट स्टाइल्स होते हैं कम्युनिकेशन के। कपल्स में जब आपस में राब्ता होता है, बातचीत होती है, तो उनके दो आपस में ज़्यादातर जो उनका तरीक़ाकार होता है वो इन दो स्टाइल्स पर मबनी होता है, और इनकी बुनियाद पर उनके ताल्लुकात बेहतर या ख़राब हो सकते हैं। क्योंकि बात दो कम्युनिकेशन स्टाइल्स की हो रही है, तो मैं एक दफ़ा फिर से कि आपको बताता चलूँ कि आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शिरकत भी कर रहे हैं दो। उनमें से एक है मिस नादिया शेख, जो कि हमारी बड़ी अच्छी गुलकारा भी हैं, और साथ में इनके तशरीफ़ रखते हैं असद असगर, जो कीबोर्डिस्ट हैं आज के प्रोग्राम में। और मैं इनकी इनपुट भी थोड़ी सी लेना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन यानी जो राब्ता होता है किसी भी दो लोगों के माबैन, ख़ास तौर पे अगर वो कपल्स हों, शादी से पहले, शादी के दौरान, और शादी जब गुज़र रही होती है, जैसे जैसे आगे बढ़ रही होती है, तो कुछ बैगेज जमा हो जाता है, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ यादें उनके साथ वाबस्ता हो जाती हैं। तो आप क्या कहती हैं कि कम्युनिकेशन, राब्ता, एक दूसरे से गुफ्तगू, बातचीत शादी के अच्छा होने या बुरा होने, या कम्युनिकेशन जो है वो क्या असरात मुरतब करता है कपल्स के दरमियान? कम्युनिकेशन देखें, जहाँ पे दो लोग रह रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, वहाँ पे चीज़ें शेयर करना, इससे कम्युनिकेट करना। इफ़ यू फील गुड और बैड, कुछ दो चीज़ें हैं यहाँ रिलेशन को जो कि अच्छा या बुरा बना सकती हैं। एक दूसरे के साथ अगर आप अच्छा सलूक कर रहे हो, अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो, चीज़ें शेयर कर रहे हो, अगर आप अच्छा फील कर रहे हो अगले बंदे के बारे में, देन बताना चाहिए। अगर आपको कुछ शिकायतें हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी शेयर करनी चाहिए, ताकि उन समटाइम्स हमें गलतफहमियाँ भी तो होती हैं जिसकी वजह से ख़राब हो सकता है रिलेशन। तो मुझे लगता है कि बातचीत करने से बहुत सारे मामला जो है कम्युनिकेशन की जहाँ बात हो रही है तो बातचीत कर लेनी चाहिए। और अगर अच्छा महसूस कर रहे हैं, अगले की तारीफ़ करना चाहते हैं, उसने भी अच्छा किया है, तो वो भी शेयर करना चाहिए, ताकि ताल्लुकात जो हैं, रिश्ता जो है वो और भी मजबूत हो और दोनों लोग एक अच्छा ज़माने महसूस में ये सोचा जाता था कि एक चुप 100 सुख। आपका क्या ख्याल है कि ये एक सही सोच है या नहीं? डिपेंड करता है हर जगह। समटाइम्स हमें चुप रहना चाहिए कुछ सिचुएशंस में, लेकिन ये सोच कर के चुप रह होना, दिल में कोई बात है तो शेयर नहीं करनी, लंबे अरसे तक चुप रहेगी एक साइड से, तो वो रिलेशन थोड़ा अधमुआ सा हो जाएगा।
मतलब वो बीच वाली सिचुएशन होती है ना, ठीक है, कि वो है कि नहीं है पता नहीं। डॉक्टर साहब कहते हैं वेंटिलेट करना चाहिए। नहीं, डॉक्टर साहब एक कहते हैं कि डॉक्टर सदाकत कहते हैं कि मर जाता है रिलेशनशिप, करीबुल मर्ग हो जाता है जब हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम हर तरफ से खिड़कियां दरवाजे वेंटिलेशन बंद कर देते हैं जी, तो फिर सांस लेना मुश्किल हो जाता है और जो रिलेशनशिप है वो करीबुल मर्ग हो जाता है, ख़त्म होने के करीब चला जाता है। तो वक्तन फ़वक्तन बातचीत, इवन दैट जब आपके दरमियान कोई भी ऐसे मामलात नहीं है जो आपको लगता है कि रिलेशन ख़राब हो सकता है, या फिर भी कुछ वक्त निकाल के एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए, बैठना चाहिए, थॉट्स शेयर करने चाहिए जनरल चीज़ों के बारे में, रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में। अच्छा, ये देखिए कि अगर प्रेशर कुकर के अंदर कोई चीज़ पक रही है और आपने उसके ऊपर वो ढक्कन भी नहीं रखा हुआ या कोई ऐसी चीज़ उसको बंद ही कर दी और प्रेशर अंदर बढ़ता जा रहा है, या जैसे कोई आतिश फिशां पहाड़ होता है उसके अंदर लावा जो है वो एकदम फिर फट जाता है, तबाही होती है और हर तरफ जो है वो फैल जाता है। वो कहते हैं ना तूफान आने से पहले कैसे खामोशी सी हो जाती है, कहीं कोई आवाज़ नहीं आ रही होती, और फिर कुछ ही देर के बाद इतना बड़ा तूफान आता है कि हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ये भी समझ आ गई, यानी इसका मतलब है कि बातचीत चलती रहना चाहिए। तो जो है बातचीत चलती रहनी चाहिए। जी सर। मगर दूसरी तरफ हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि बातचीत ऐसे तरीके से की जाए कि किसी की दिल आज़ारी ना हो। बिल्कुल, एप्रिसिएशन होनी चाहिए, ये भी ठीक है, एप्रिसिएशन होनी चाहिए, एक दूसरे को एप्रिशिएट। अच्छा, अब ये बताइए कि जो लोग अभी शादी के बंधन में नहीं बंधे हुए और अभी वो कपल्स हैं भी नहीं जी, तो उन लोगों को भी क्या इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि अपना कम्युनिकेशन बेहतर बनाएं, दूसरे की बात समझना और समझाना, अंडरस्टैंडिंग, समझना और समझाना, इसके ऊपर गौर ख़ौज़ करें। यानी कि जैसे किसी को पहले से जांचना परखना और अपने आप को भी जांचना और परखना, अपना सेल्फ एनालिसिस भी करना, अपने आप को कि क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, किस पे काम करने की, और दूसरा जो है क्या उसकी शख्सियत जिससे हम कपल बनाने जा रहे हैं, जिसके हम करीब जा रहे हैं, जिसकी इंटीमेसी में हम जा रहे हैं, क्या उसकी शख्सियत और हमारी में कोई जोड़ है, कोई मेल है, कोई ताल है, और तालमेल। यस, तो ये कम्युनिकेशन जो है इसकी इम्पोर्टेंस उन लोगों के लिए भी है, ऑब्वियसली उनके लिए भी है, जाहिर, बिल्कुल ठीक हो गया। क्योंकि अगर सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि अगर लोग शादी से पहले एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करेंगे, और मैं समझती हूँ कि शादी से पहले तो शायद कुछ चीज़ें अगर शेयर ना की जाएं या एक दूसरे की गलतियाँ अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं भी है इस तरह से कि शादी से पहले सपोज अगर किसी के अंदर कोई बुराई है तो लोग इतने इन्वॉल्व होते हैं कि वो दे जस्ट इग्नोर, लेकिन अंडरस्टैंडिंग रियल में ऐसी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि अगर बाद में भी मुझे इसके साथ कोप करना पड़ा इस सारी खामियों के साथ, तो क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, या कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। तो ये अंडरस्टैंडिंग शुरू से डेवलप होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। आप क्या कहेंगे असद असगर, बीइंग अ कपल, कि ये कितना अहम रोल प्ले करती है गुड कम्युनिकेशन बिटवीन स्पाउसेस, मियाँ बीवी हैं, उनके दरमियान कम्युनिकेशन कितना उनके ताल्लुकात के ऊपर अच्छा या बुरा असर डालती है? जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि एक मियाँ बीवी होना या कपल होना एक ब्लेसिंग है। तो अगर हम देखें कि खालिक और मखलूक का एक जो रिलेशनशिप है, उसके बाद अगर कोई रिलेशनशिप आया तो फ़ौरन मियाँ बीवी का है। मतलब सबसे पहला रिलेशनशिप जो दुनिया में था वो मियाँ बीवी का। तो जो कम्युनिकेशन के ताल्लुक से अगर बात करें तो सबसे पहले हर किसी को पहले अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है कि उसमें कमियां भी हैं, खूबियां भी हैं। तो जब वो ख़ुद ये समझ लेगा कि इसी तरह का वो भी इंसान है, उसमें कमियां भी हैं और खूबियां भी हैं, और जब वो इस तरह रख के कोई कम्युनिकेशन करेंगे तो फिर मेरे ख्याल से वो पॉजिटिव वे की तरफ हम ज़्यादा बढ़ सकते हैं।
कि जब हमें पता होगा कि गलतियां तो मुझसे भी होती हैं, अगर उससे भी हो गई हैं तो चलें हम इसको सॉल्व करते हैं किसी तरीके से। कोई वेरी नाइस। हाँ, तो ये है कि पहले हमें अपने आप को जानना पड़ेगा कि हम भी गलत हो सकते हैं, अगर कोई और गलत है तो हम भी गलत हो सकते हैं। बहुत अच्छी आपने बात की। ख़वातीन व हज़रात, जैसे असद असगर और मिस नादिया ने ज़िक्र किया कि ना सिर्फ कपल्स जो अभी हैं उनको इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, बल्कि जो कपल्स अनकरीब बनने वाले हैं, फ्यूचर में बनने वाले हैं, जो वेडिंग में जा रहे हैं, कुछ लोग वेडिंग डे के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हालांकि ये तो 1, 2, 3 दिन मेहंदी हो गई, शादी का दिन हो गया, फिर उसके बाद वलीमा हो गया। असल ज़िंदगी का तो ये आगाज़ है। तो हमें इस पे गौर करना चाहिए कि शादी के बंधन में बनने से पहले मेटिंग रेटिंग और एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी, और फिर शादी के दिन हमें किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, कितने पैसे खर्चने चाहिए, कितना बोझ डालना चाहिए, और फिर उसके बाद शादी कैसे निभानी है और कैसे एक दूसरे को फील गुड कराना है, या जो है जैसे जैसे शादी आगे बढ़ती है दिल के अंदर जो है बोझ और जो है एक जो कदूरत है वो ना होती चली जाए। जी अच्छा, तो आप इसको आगे लेके जाएं तो मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ को कंपेयर करना चाहता हूँ। कई दफ़ा हमारी जो मियाँ बीवी की, कपल की आपस की कम्युनिकेशन में बहुत सारा असर फैमिली का भी होता है। वो फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है उस कम्युनिकेशन में। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हस्बैंड्स बाहर जाते हैं जॉब पे और जो है बीवियाँ घर पे होती हैं, और उस दौरानिया में उन्हें बहुत सारी बातें कम्युनिकेशन हो गई होती हैं, सास से, उसकी अपनी नंद से, बच्चों से, अपने ससुर से, और उसमें भी बहुत सारी नेगेटिव और पॉजिटिव बातें होती हैं। देखिए असद, जो बात आपने कही, क्योंकि हमारे माशरे में लड़की जो है वो जिस घर में आती है अपने दूल्हा के साथ या अपने हस्बैंड के साथ, वहाँ पे उसकी ये जो बाकी रिश्ते आपने बताए वो भी मौजूद होते हैं। मगर दूसरी जानिब ये भी हमने देखा है कि कई दफ़ा लड़के जो हैं, कपल में जो लड़के हैं, वो अपनी सास से, अपने जो उनकी साली होती है या जो उनके ससुर होते हैं, उनके साथ उनको बहुत रंजिशें या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। तो इसमें ये बात बड़ी गहरी और ज़रूरी है कि अगर मियाँ बीवी आपस में दो पहिए हैं गाड़ी के और उनका आपस में तालमेल है, तो फिर वो एक दूसरे के साथ मिल के चलेंगे। जैसे अगर गाड़ी आप चला रहे हैं और उसका दायां व्हील जो है दाईं तरफ मुड़ जाए और बायां व्हील बाईं तरफ मुड़ जाए, तो ये तो बहुत प्रॉब्लम होगी। उनको इकट्ठे जो है एक सिंक के साथ, एक तालमेल के साथ जो है मूव करना होगा। बिल्कुल। और इसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन व हज़रात, इससे पहले कि मैं ज़्यादा डिटेल में कम्युनिकेशन के मुतालिक बातचीत करूं और इसका असर जो है कैसे होता है बिटवीन स्पाउसेस, बिटवीन कपल्स और रिलेशनशिप पे, ताल्लुकात पे इसका असर कैसे पड़ता है, मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग जो होते हैं वो फितरी तौर पे इस तरह से होते हैं कि वो जब कोई उनसे बात करता है तो वो सटल क्यूज़ लेते हैं, वो पूरी बात न सुनते हैं न कहते हैं, बैनुस सतूर यानी कि लाइंस के दरमियान वो बात पढ़ते और समझते हैं। और कुछ ख़वातीन ये चाहती हैं कि जो मैंने कहा नहीं वो हस्बैंड जो है वो समझ जाए, मुझे कहना ना पड़े, अगर कह के कोई बात कही तो क्या कही, यानी कि वो मेरा माइंड रीड कर ले। और कुछ लोग जो है ना वो ऐसी बात करते हैं कि पूरी खुल के बात नहीं करते हैं और मतलब निकालते हैं, मानी निकालते हैं कि अच्छा ये कह रहे हैं तो इसका ये मतलब है। इसके अच्छे पहलू भी हैं और अच्छे पहलू उसके ये हैं कि ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं और दूसरों की भी सेंसिटिविटीज़ और वल्नरेबिलिटीज़ और सेंसिबिलिटीज़ को समझते हैं, हसासियत इनमें ज़्यादा होती है और ये समझते हैं कि मेरी बात भी और दूसरे की बात भी, अच्छा जो इसने नहीं कहा वो भी समझ लिया जाए। मगर इसमें ख़राबी ये पैदा होती है कि कई दफ़ा वो मफ़हूम और मानी निकल आते हैं, हम पहना देते हैं, स्टोरीज़ घड़ लेते हैं जो कि असल बात नहीं कही होती, उसने कुछ और बात कही, आपने कुछ और सुनी और दरमियान की जो सही बात थी वो दूसरे तक न पहुंची, न समझी गई और बहुत सी उम्मीदें और आसें एक दूसरे से बिन कहे, बिन डिस्कस किए जो है वो लगा ली और फिर उसके जब वो पूरी नहीं होती
तो फिर आपस में खलीज आ जाती है, आपस में फासले आ जाते हैं। दूसरी किस्म के लोग कुछ इस तरह से होते हैं जो बिल्कुल ठा बात कह देते हैं, कोई लगी लिपटी नहीं रखते, जो भी बात कहनी है वो कह देते हैं और पूरी तरह से कह देते हैं और ये ख्याल नहीं करते कि ये वक्त कहने का है या नहीं, बात इस वक्त कहने की। वो कहते हैं खरी बात कहूँगा, सच्ची बात कहूँगा, पूरी बात कहूँगा, जो मैं महसूस कर रहा हूँ वही बात कह दूँगा, अगर गुस्सा है तो मैं कह दूँगा या कह दूँगी। तो ये दूसरा एक कम्युनिकेशन का स्टाइल है। एक है बात पूरी तरह से ना कहना, जिसको कहते हैं मिन मिन करते रहना, या ये समझना कि दूसरा खुद ही बात समझ जाएगा। और उसमें मैंने जैसे अर्ज़ किया कि अच्छी बात यह है कि वो किसी को हर्ट उस तरह से नहीं करते, बल्कि इंतज़ार करते हैं कि दूसरा बात समझ जाए या वो ख़ुद उसकी जो बात है वो समझ जाते हैं। जैसे कोई कहे कि बीवी कहे मियाँ से कि जो बर्थडे आ रही है उस पर कोई आपको गिफ्ट चाहिए, हस्बैंड बोले, स्पाउस बोले कि आपको कोई गिफ्ट चाहिए, वो कहे नहीं मुझे नहीं चाहिए, और वो सचमुच उसको कोई गिफ्ट ना दे और वो बाद में लड़ाई हो जाए कि वो उससे कहेगा तुमने खुद ही तो कहा था कि मुझे नहीं चाहिए, तो कह रही मैं तो ये वैसे ही कहा था, आपको तो समझना चाहिए। तो कुछ लोग जो हैं वो लिटरल कम्युनिकेटर होते हैं, यानी कि जो कहते और सुनते हैं वो उसका वही मतलब निकालते हैं और इससे कुछ चीज़ें जो हैं आसान भी हो जाती हैं, समझना भी आसान हो जाता है और कई दफ़ा मुश्किलात भी हो जाती हैं, क्योंकि हमें इस कम्युनिकेशन के जो स्टाइल हैं, इन्फर करना, स्पेकुलेट करना, मतलब निकालना, मानी पहना देना, मफ़हूम क्या है, बात के पीछे मतलब क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, टोन क्या है, ये समझना और जो बात कही जा रही है बिल्कुल वैसी ही समझ लेना, इनके कहीं दरमियान में हमें बात समझनी पड़ेगी और सोचनी पड़ेगी। ख़वातीन व हज़रात, हम जो है कम्युनिकेशन के बारे में और किस तरह से ये बंधन को बेहतर और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं मज़ीद बात करेंगे, मगर फ़िलहाल हम मिस से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई अच्छा सा सॉन्ग सुना दें। अकेले न जाना, हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना, हमें छोड़ कर बिना भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो हमेशा जो रहती है वो आस हो तुम। ये सोचा है जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे। अकेले
बिना भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। फसाना जो उल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना। बिछड़ के ज़माने से पाया है तुमको, कहीं साथ तुम भी ना अब छोड़ देना। यही है तमन्ना, यही आरज़ू है, और इसके सिवा भला क्या कहेंगे, अकेले न जाना। हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। आपकी मर्जी के खिलाफ जो ख्याल दिमाग में चलता है तो वो ओसीडी के ज़ुमरे में ही आता है, और ये वहम भी हो सकते हैं, वसवसे भी हो सकते हैं, ये कुछ ऐसी हरकत व सकनात भी हो सकती हैं जो बाज़ औक़ात अच्छी समझी जाती हैं। अपनी नेचर में ओसीडी सेल्फ रिग्रेसिव है जी, यानी सेल्फ लिमिटिंग है, यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें आप कुछ ना भी करें तो वो बेहतर हो सकती है, तो अगर आप कुछ करेंगे तो कितनी बेहतर हो सकती है, पर जब तक ये बेहतर नहीं होती तो ज़िंदगी तो बहुत अजीरन रहती है। इसलिए कोशिशें करना लाजिम है। आज इत्तेफाक से हमारे साथ प्रोफेसर राहील करीम बैठे हैं जो इसमें बड़ा यद-ए-तौला रखते हैं और बेइंतहा महारत रखते हैं, तो हम चाहेंगे कि हम आज वहम और वसवसों तक ज़्यादा महदूद रहें। हर शख्स को वसवसे भी आते हैं और हर शख्स एक हद तक कंपल्सिव बिहेवियर भी डेमोन्स्ट्रेट करता है ना। जहाँ ये बीमारी का पहलू इख्तियार जब करता है तो उसमें एसेंशली जब इंसान की रोज़मर्रा की फंक्शनिंग अफेक्ट होनी शुरू हो जाए, राइट, जहाँ वो अलामतें क्रिपलिंग हो जाएं जी, जो उनकी प्रोडक्टिविटी को, उनके रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करना शुरू करें जी, सो दैट इज़ वेयर आई थिंक इट बिकम्स अ डिसऑर्डर। वो एक बीमारी की सूरत इख्तियार कर जाती है। ऑब्सेशन जो है इज़ द कॉग्निटिव एलिमेंट, यानी कि ज़हनी एलिमेंट है इसका, सोच का। जी हाँ। तो बड़ी सिंपल सी बात है, पहले सोच आती है फिर बिहेवियर आता है ना। ये एक काबिल इलाज मर्ज़ है। वो जो हमेशा कहा जाता था पहले कि जी वहम का कोई इलाज नहीं होता, तो अब ऐसा नहीं है कि वहम का कोई इलाज नहीं है। इसके लिए बाकायदा इलाज मौजूद है और एक जिद्दोजहद है जो लंबी जिद्दोजहद है। जो बंदा वहम करता है तो एक बुनियादी जो नुस्खा है वो ये है कि उसके वहम का हिस्सा ना बने और उसके वहम को ख़त्म करने के लिए कभी तसल्ली ना दे। जहाँ जिस घर में कोई बेटा या बेटी नशे की बीमारी में मुब्तला होता है तो उस घर में तो क़यामत बीत जाती है। बच्चों में ये बीमारी बहुत कम है जो स्कूल गोइंग हैं,
लेकिन जो कॉलेज गोइंग है फिर उसमें कुछ तादाद बढ़ती है, फिर यूनिवर्सिटी में और ज़्यादा तादाद बढ़ती है। जो लोग फारिग तहसील होते हैं, रोज़गारों पे जाते हैं, तो उनमें तादाद फिर बढ़ती रहती है। जो बुनियादें हैं बच्चे की अगर मजबूत हों तो आगे जाके वो जिस कदर भी तालीम हासिल करे या जिस कदर भी ज़्यादा वो तरक्की करे, उसे नशे की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर वो सलाहियतें पहले से उजागर हो चुकी होंगी जिन्हें हम एग्जेक्टिव स्किल्स कहते हैं। अगर कोई किसी सरबराही के मनसब पे है या कोई ज़िम्मेदारी उठाए हुए है और उसे स्ट्रेस मैनेज नहीं करनी आती, तो फिर वो नशे की तरफ रुझान हो सकता है। इसके अलावा इम्पल्सिविटी, ये भी एक एग्जेक्टिव स्किल है कि आप पहले तोलें और फिर बोलें, फिर काम को शुरू करना जिसे हम टास्क इनिशिएशन कहते हैं, फिर अटेंशन दे सकना क्लास में या ज़िंदगी में किसी से बात करते हुए तवज्जो से उसकी बात को सुनना, ये जिसे सस्टेन्ड अटेंशन कहते हैं, ये भी एक एग्जेक्टिव स्किल है। और अपने बिहेवियर्स को बिल्कुल ऐसे देख सकना जैसे कि हम दूसरों के बिहेवियर्स को देखते हैं, ये भी एक एग्जेक्टिव स्किल है, और इन सब को हम टीन एज एग्जेक्टिव स्किल्स कहते हैं। शराब का मामला जो है 10,000 साल से इस दुनिया के लिए आहिस्ता आहिस्ता अजाब बनता जा रहा है। ये बड़ा अजीब मामला है कि जब भी किसी का रोमांस ख़त्म होता है, यानी ब्रेकअप होता है, नशे या शराब उसका एक फितरी नेमुल बदल बन जाता है। आज जिस कदर यूनिवर्सिटीज़ के तलबा में नशे का इस्तेमाल देखने में आता है, और ख़ास तौर पर जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ और भी ज़्यादा बेड़ा गर्क है। मेरे पास रोज़ाना ऑन एवरेज कोई 50 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि नई फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रब्ता करते हैं। चूँकि ये चीज़ अब आम होती जा रही है तो हमें इसमें से शेम को निकालना पड़ेगा। जो इब्तदाई कंसल्टेशन है वो अब स्काइप पे हो सकती है। सो पहली बात तो ये है कि नशे की बीमारी में ख़ुद तो मरीज़ को कभी तकलीफ़ ना दें, कोई ताने ना दें, कोई मार पिटाई ना करें, ये बहुत बुरी बात है। नशे की बीमारी एक ब्रेन डिसऑर्डर है, तो जब मैदे में तकलीफ़ होती है तो दिमाग फैसला करता है कि डॉक्टर पे जाओ। जब बीमारी का गढ़ जो है वो दिमाग में हो तो दिमाग फिर ये फैसला भी नहीं कर पाता कि इसके इलाज के लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इलाज का फ़ैसला इर्द गिर्द के लोगों से उभरेगा जो दर्द दिल रखते हैं। वो पहले जाएंगे किसी काउंसलर के पास और मौजू होगा गुफ्तगू का कि उस मरीज़ का इलाज कैसे किया जाए जो इलाज पे रज़ामंद नहीं है। अगर आप किसी बंदे के बेनिफिट के लिए कुछ कर रहे हैं और उसकी इजाज़त के बग़ैर कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ये सही है, और इसकी कानून जो है ताज़ीरात पाकिस्तान जो है वो इजाज़त देता है। हमने ये बाकायदा ये हाई कोर्ट से ये डिसीजन लिया 2000 में, जिसमें जस्टिस मोहम्मद नसीम साहब थे, और जज साहब ने ये भी लिखा कि किसी भी नशे के मरीज़ का इलाज जो है उसकी मर्ज़ी के बगैर करना ये हद से बेजा की डेफिनेशन में नहीं आता। कि हम अदालत में किसी के जाने से पहले हम खुद ही चले जाते हैं। विलिंग वेज पूरे पाकिस्तान में और ख़ासकर पंजाब में वाहिद इदारा था जिसे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने बाकायदा एक्सोनरेट किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड विच वी आर मेंटेनिंग। एक बहुत लंबा अरसा माँ बाप जो हैं वो इस उम्मीद में ज़ाया कर देते हैं कि अच्छा ये खुद ही छोड़ देगा या इसकी मर्ज़ी नहीं होगी जब तक, तो ये इससे हम कैसे छुड़वा लेंगे। जी, जो आपने यूनिवर्सिटियों की बात की तो नेचुरली दुनिया भर में ये एक मसला दरपेश है, और इसमें खाली स्टूडेंट्स का मामला नहीं है जब तक कि उन्हें टीचर्स की ब्लेसिंग हासिल ना हो। जो अमली मुजाहरा है इंतज़ामी सलाहियतों का या मूड मैनेजमेंट के जो मामला हैं या जो दुनियादारी के जो मामला हैं, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। नशे के मरीज़ के साथ 5-7 साल रहते हुए उसकी बीमारी का साया फैमिली पर भी पड़ जाता है। जी, मुख्तसर मैं ये कहूँगा कि वैसे तो हम सब में ही इस्लाह की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हमें किसी डिसीज़ का सामना होता है तो ये ज़रूरत और भी बढ़ जाती है। हम ज़िंदगी में मदद हासिल कर सकते हैं जो कि कमज़ोरी की नहीं ताकत की निशानी है, और मदद की राह इस तरह हमवार होती है जब हम ये फ़िक्र करना छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। एक जो मैं ये भी टिप देना चाहूँगा
कि ये जो मुक़द्दस मंसूबा है अपने किसी फैमिली मेम्बर को नशे से निजात दिलाने का, अगर आप पुरजोश तरीके से इस मंसूबे में हिस्सा लें और इसको एंजॉय करना शुरू कर दें तो ये एंजॉयमेंट आपको थकने नहीं देगी और आखिरकार आप कामयाबी हासिल कर लेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। और प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने से पहले हम गाना सुन रहे थे मिस नादिया से और असद अस्कर से, और मौजू जो हम बात कर रहे थे वो ये थी बात कि किस तरह से आपस में कम्युनिकेशन जो है अगर वो सॉलिड हो, बेहतरीन हो, तो फासले हायल नहीं होते, दरमियान में गलत फहमियाँ नहीं आ जाती हैं, और अगर जो गलत फहमियाँ आ भी जाएँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो भी जाएँ तो वो दूर हो जाती हैं। मगर हर किसी का अपना अपना जुदा अंदाज़ होता है। कपल्स में कुछ एक तरह के भी हो सकते हैं, यानी दोनों ही एक तरह के हों, या उनका जो आपस में राब्ते का तबादला ख़याल करने का अंदाज़ है वो मुख्तलिफ भी हो सकता है, और उससे उनके ताल्लुक़ रिलेशनशिप पर बहुत असरात गहरे मुरतब होते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोग जो हैं वो जो भी उनके दिल में होता है वो कह देते हैं और लिहाज नहीं रखते, या बात जो है वो इस तरीके से कहते हैं कि या समझते हैं कि जो इसने कहा है बिल्कुल वही बात है। जिसकी मैंने मिसाल भी दी कि अगर किसी खातून की बर्थडे आ रही है और वो उनके शौहर उनसे पूछते हैं कि मैं आपको बर्थडे पे क्या दूं, तो कहते हैं कोई बात नहीं, इस पर आप बर्थडे पे मुझे कोई गिफ्ट भी ना दें। देखें आप पहले इतना कुछ प्लान कर रहे हैं, हमने 2 महीने बाद छुट्टियों पे जाना है और उस पर भी बहुत ख़र्चा होगा, तो आप रहने दें कि कोई जो है हम कुछ, अब वो एन जो बर्थडे का दिन है उसमें कुछ भी नहीं गिफ्ट देते, और ख़ातून जो है वो मुंह बसोर के बैठ जाती हैं, उनको बहुत बुरा लगता है, और फिर बाद में नाचाकी हो जाती है, लड़ाई हो जाती है शौहर से। और जब वो पूछता है कि आखिर क्या वजह क्यों हुई, तो उन्होंने कहा आपने मुझे बर्थडे पे कोई गिफ्ट भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आपने खुद ही तो कहा था कि नहीं देना आपने गिफ्ट, कोई ज़रूरत नहीं। तो ये वो साहब हैं जिन्होंने बात को जैसे कही गई थी बिल्कुल वैसे ही समझा। इनका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो लिटरल कम्युनिकेशन स्टाइल है, ही टुक इट फॉर ग्रांटेड। जबकि ख़ातून जो थी उनका जो स्टाइल था कम्युनिकेशन का वो था इन्फ्रेंस वाला कम्युनिकेशन स्टाइल, यानी मतलब निकालना, मफहूम निकालना, बात जो बैनुस्सतूर है, जो 2 लाइंस के दरमियान बात है, उसको समझना कि लोग बर्थडे के दिन भी कोई ऐसा होता है जिसको बर्थडे गिफ्ट ना दिया जाए, जिसकी बर्थडे सेलिब्रेट ना की जाए, जिसका केक ना काटा जाए, कोई ऐसा हल्ला गुल्ला ना हो, सरप्राइज़ गिफ्ट ना दिया जाए। तो अब ये दोनों की जो आपस में इंटेंशन थी वो तो दुरुस्त थी, कोई भी किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहा था, मगर उनका जो स्टाइल था कम्युनिकेट करने का वो जुदा जुदा था। सो अपने पार्टनर का कपल्स में ये समझ लेना कि दूसरे का कौन सा स्टाइल है, डोमिनेंट स्टाइल कौन सा है। जैसे होता तो दोनों ही चीज़ें ज़िंदगी में चल रही होती हैं, यानी कि कपल्स ये भी समझ रहे होते हैं कि मेरी बात जो है वो दूसरा समझ जाए, और ये भी हो रहा होता है कि वो कह भी रहे होते हैं, मगर डोमिनेंट ज़्यादा कौन सा रिलेशनशिप में हावी स्टाइल है ये जो है जान लेना बहुत ज़रूरी है। मिस नादिया बड़े गौर से सुन भी रही हैं और कुछ कहना भी चाह रही हैं। आप हावी स्टाइल की बात कर रहे हैं कि डोमिनेंसी जो है वो बेसिकली ज़्यादातर तो मेल्स में ही होती है इन सम केसेस। अभी आप फिर कहीं और पहुंची हुई थी, तो वो ठीक है, आपकी बात वो भी अच्छी है, मगर मैं इस वक्त जो है कम्युनिकेशन स्टाइल की डोमिनेंट, जिस तरह एक दायां हाथ भी हमारा है, बायां हाथ भी हमारा है, मगर किसी का डोमिनेंट हैंड होता है, किसी का जो है वो दूसरा होता है। तो ये जो दोनों स्टाइल्स हैं जी सर, वो चाहे मर्द के हों, चाहे मेल के हों, चाहे फीमेल के हों, मगर कम्युनिकेशन स्टाइल किसी का भी हो सकता है। मैं आपको आई कैन एक्सप्लेन दैट माय वर्ड्स। देखें, जिसकी तबीयत में डोमिनेंसी होगी उसकी गुफ्तगू में भी तो वो आएगी ना, स्टाइल भी तो आएगा ना। फीमेल्स भी हो सकती हैं, लेकिन अमूमन तो जैसे मेल्स प्रिटेंड करते हैं कि अक्सर ही कि जो वो कह रहे हैं वही ठीक है और वही फॉलो किया जाना चाहिए। पर्सनल लाइफ में भी, इवन घर के मामला भी हैं उनमें भी दे प्रिटेंड एक्चुअली वो समझते ही हैं शुरू से। और वो जो बराबरी की बातें होती हैं, जो कम्युनिकेशन की बातें, अभी हम बात करेंगे गैप्स हैं ना, फर्जी बातें हम देखें। फिर पता है क्या होता है, जब
मेल ये समझ रहे होते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक है, और जहाँ पे ख़वातीन थोड़ा सा उनके साथ वो एग्री करती हैं तो वहाँ पे मसले में खराब डंडा-डोली शुरू हो जाती है। तो फिर वो कम्युनिकेशन या टू वे अच्छा, तो ना हुई। आपने असद असगर ऐसी कोई ख़वातीन देखी हैं जो कि मर्दों पर हावी हो, अपने शौहर पे हावी हो? देखिए ना, तो ये भी हो सकता है। देखिए, हो सकता है किसी की फुफ्फी हो, मिसाल है, और वो जो है वो अपने शौहर पे हावी हो। फुफ्फियाँ होती हैं ना ऐसे, खाला तो ऐसी कम ही होती हैं, खाला तो ज़्यादातर ऐसी होती हैं जिनके ऊपर जुल्म व सितम के जो है लेकिन पहाड़ टूट रहे। लेकिन उसमें ये भी है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि मर्द हजरात इस सिचुएशन में जी, मर्द हजरात शायद इसलिए चुप रहना पसंद करते हैं कि लड़ाई झगड़ा ना हो। अच्छा, मर्द हजरात इसलिए चुप रहते हैं। या आई डोंट She doesn't agree? नहीं, मैं बताऊं आपको। नहीं, कई ऐसे केसेस मैंने अपनी लाइफ में देखे देखे हैं कि कई दफ़ा वो इसलिए नहीं, सुलहजू होते हैं। एग्जैक्टली वो इसलिए नहीं बोलते या फिर उनको जवाब नहीं देते या फिर उस पर बातचीत नहीं शुरू हो करते। जाती है। क्या पता उनको कोई काम हो उस वक्त। अच्छा, देखिए, इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो इसलिए जवाब नहीं देते कि इस वक्त उनका ध्यान बटा हुआ है और उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में कोई और चीज़ ज़्यादा अहमियत है, इसलिए उन्होंने गांठ मार ली और उन्होंने कहा कि अभी जवाब नहीं दूंगा, बाद में आके एक मैं थे एक मेरा बनना, कोई होर वड़े थे माथा पन्ना। तो मे भी उनको कोई काम हो उस वक्त, फिर बाद में वो सारी कसरें निकाल। हालांकि मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अपने काम से काम एंड कीप काम। काम और काम। कायदे आज़म ने भी वो काम वाला काम नहीं कहा था, उन्होंने सुकून वाला काम, इंग्लिश वाला कहा था उन्होंने। अच्छा, ये उनको भी नहीं पता था कि वो ये कह रहे हैं, क्योंकि आमतौर पे आज तक उन्होंने कहा था काम काम और सिर्फ काम। तो मैं इसलिए काम रहती हूँ अक्सर, क्योंकि वो कह कर गए हैं ना। ठीक है, लो जी, ये हमें काफ़ी बीच में अच्छी जो है गौहर रे नायाब मिल गए और हमें अकल के मोती मिल गए। तो अभी हम जो है ना थोड़ी और बातें भी कर लेते हैं। अच्छा, ख़वातीन व हज़रात, कुछ चीज़ें जो हैं कम्युनिकेशन में ऐसी हैं जो अगर हम ज़िंदगी में लाएं तो उसके फ़ायदे ही फ़ायदे निकलेंगे। मिसाल के तौर पे, अगर बात करने से पहले हम अपना और अपने साथ जो दूसरा कपल है उसमें जो दोनों अफराद हैं उनका अगर मूड, उनका मिजाज इस वक्त किस तरह का है, अगर इसको हम देख लें, इसको थोड़ा सा स्टडी कर लें, तो हो सकता है कि अगर हम सही मौके पर गुफ्तगू करें तो उसके नताइज बड़े बामानी और अच्छे निकल आएँ। चे जाए कि जैसे हमारे घरों में ऐसा होता भी है कि जब कोई थका हुआ घर आता है या आती है, अमूमी तौर पे मर्द जब घर थके हुए आते हैं तो उनसे फ़ौरन ही अगर बात शुरू कर दी जाए कि आज ये उफ्ताद रही, आज ये मसाइल हुए, बच्चों ने ये तंग किया, या ये चीज़ें नहीं थीं घर में, उसकी बजाय अगर एक लिस्ट पहले से बना के रख ली जाए इन राइटिंग और उनको थमा दी जाए कि जब आपके पास वक्त हो इनको आप देख लीजिएगा। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि बहुत ही मेथोडिकल और बहुत ही रोबोटिक सी बात है, मगर मूड मिजाज में अगर कोई शख्स की नींद पूरी नहीं है, या वो थका हुआ है, या वो स्ट्रेस्ड आउट है, या दफ्तर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, या भूखा है कोई शख्स, तो उस वक्त अगर आप ये बात करेंगे, भूखी शेरनी से बात करेंगे, तो वो आपके ऊपर धाड़ने लग जाएगी, और अगर भूखे शेर से बात करेंगे तो वो आपको जो है हो सकता है कि चीर फाड़ दे, खा जाए। सर मैं एक चीज़ ऐड कर दूं यहाँ पे, अगर आपकी इजाज़त। सर आपने कहा कि लिख के दे सकते हैं कि बाद में, अच्छा वैसे एक काम ये भी हो सकता है कि जहाँ पे मियाँ जैसे टू डू लिस्ट नहीं होती सर, मैं टू डू लिस्ट थोड़ा सा वो एक्सप्लेन, छोटा सा वाइट बोर्ड अगर घर में रख दो तो उसमें लिस्ट अप कर दें चीज़ें, खुद ही ऑटोमेटिकली हो सकता है कि जो ही मर्द घर आए वाइट बोर्ड वो खातून जो है वो वाइट बोर्ड के सामने खड़ी हो जाएं और उसको कहें चौकड़ी मार के 1 दूनी 2 दूनी 4 पढ़ना शुरू कर दो और वो वाइट बोर्ड पे लिखें। या मर्दों को तो जो है मौका चाहिए, वो भी हो सकता है कि इसी तरह से कुछ लिखें। जब बात आपकी वैसे बिल्कुल आप दुरुस्त कह कहीं पे कोई मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे शिकायत लिखी जाती है। ये होता है ना रेफ्रिजरेटर, उसके ऊपर मैग्नेट्स चिपकाए जा सकते हैं। एग्जैक्टली ठीक है, तो आप एक लिस्ट लेके उस पर एक मैग्नेट की तरह चिपका दें, और जब खातून या मर्द या औरत जब वो बात करना चाहे तो कर लें। इसी तरह से अगर कपल है, गैर शादीशुदा हैं,
और उनकी मंगनी हुई है, वो कई दफ़ा जज्बाती होके ऐसे SMS भेज देते हैं, कोई ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस भेजा देते हैं जिनसे जो है वो बात कशीदा और ज़्यादा हो जाती है। तो अगर हम थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे दें, एग्ज़िट दे दें, डिसंगेज कर लें और अपने मूड मिजाज को हम अपने काबू में कर लें, खाना खा लें, वॉक कर लें, शावर ले लें, दीज लिटिल थिंग्स, डीप ब्रीदिंग कर लें, मेडिटेट कर लें, नमाज पढ़ लें, कोई ऐसा काम कर लें जो हमें थोड़ी देर के लिए, जो हमारा वो जहन जो एनिमलिस्टिक जहन बना हुआ है, जो कि एक हैवानी ईगोइस्ट, तो मतलब ये हुआ कि जो अपनी अना से ऑपरेट कर रहा है, अपनी इड से ऑपरेट कर रहा है, अगर हम उसको चेंज कर लें तो काफ़ी तब्दीली आ सकती है। दूसरी एक और चीज़ जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा कि माँ जब कहती है कि मैं तेरियाँ लत्तां पन्नागी, तो उसकी बात इतनी बुरी नहीं लगती, क्योंकि दिल से ये पता होता है कि उसका असल में हमारे साथ ताल्लुक़ प्यार का और कोई सख्ती का नहीं है, बल्कि प्यार का है। इसी तरह जो टोन ऑफ वॉइस है, अल्फाज से ज़्यादा, कंटेंट से ज़्यादा कई दफ़ा टोन ऑफ वॉइस जो है वो ये मैटर करती है, क्योंकि जब हम किसी से ऐसे बात कर रहे होते हैं कि उसको ये लगे कि ये मेरे ऊपर चढ़ाई कर रहा है या मेरी नुक्ताचीनी कर रहा है या मेरी बेइज्जती कर रहा है, तो बात जो है बिगड़ने लग जाती है, ख़राब होने लग जाती है। इसी तरह से दूसरे की एक पर्सनल जो स्पेस होती है वो इन्वेड ना करना। कई लोगों को बात करते हुए बहुत ही आपके ऊपर आ जाते हैं, बहुत ही करीब आ जाते हैं, और दूसरे को लगता है कि शायद मेरी जो पर्सनल स्पेस है इन्होंने इन्वेड कर ली है, या उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि आंखें जो हैं वो बिल्कुल ज़्यादा बाहर निकलने लग जाती हैं, या कोई अगर दराज कामत है तो वो बाजुओं को उसने यूं करके किया हुआ है, ऊपर आपके हावी होने की कोशिश कर रहा है। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को एक दफ़ा स्टडी करें, और अगर मुमकिन हो तो उसको टोन डाउन कर लें, अपनी आवाज़ को भी टोन डाउन कर लें। सॉफ्ट वर्ड, जैसे बारिश होती है, अगर बारिश जो है बहुत मूसलाधार हो और जैसे ओले पड़ते हैं उस तरह से हो, तो जो ये होते हैं फूल और पौधे, ये बजाय उनसे बारिश से बेहतर होने के वो ख़राब हो जाते हैं। फसलें जो हैं हर चीज़ का एक वक्त होता है। जैसे गंदम की फसल अगर पकी हुई है, उसके सारे सिट्टे निकले हुए और हद नज़र तक आपको जो है सोना ही सोना नज़र आ रहा है, वो गंदम का सिट्टे जो हैं वो हैं, और उस वक्त बारिश हो जाए, तो वी मस्ट अंडरस्टैंड द बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल्सो द टाइमिंग एंड द टोनैलिटी ऑफ व्हाट वी आर सेइंग। और वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज़ का ख्याल रखना चाहिए कि इस वक्त अगर कोई आप बात कर रहे हैं और वो आपसे नज़रें चुरा रहा है, या किचन में मौजूद है या दूर मौजूद है, और आप ऊंची ऊंची बात किसी से करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेहतर ये है कि आप करीब जाएं, आँखों में आँखें डालें और आपके चेहरे के ऊपर एक सॉफ्ट तासुर हो, और फिर आप बातचीत शुरू करें। यानी पहले उनको इंगेज कर लें। ये नहीं है कि आप अपने ख्याल में पूरी बात कह रहे हैं और वो कहीं पे पानी चढ़ाने की मशीन चल रही है और आपकी बात उनको टुकड़ों में पहुंच रही है और सही तरह से जा भी नहीं रही, और आप कल कहते हैं कि मैंने सारी बात आपको बताई थी, आपको याद है, तो वो उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। सो इंगेज करना और सही तरीके से बात करना ये बहुत ज़रूरी है, और पॉजिटिवली मुस्बत तौर पे इन टच होना ये भी बहुत ज़रूरी है। कहीं जब हम क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं तो इसका एक रूल है असद साहब, और वो ये है कि अगर हमने कोई ऐसी बात कहनी है जो दूसरे को शायद पसंद नहीं आ रही, तो 5:1 का रूल याद रखें। 5:2 मतलब अगर 5 बातें पहले आपने उनकी तारीफ़ की और अच्छाइयों की नहीं की, तो फिर क्रिटिसिज्म की एक बात नहीं करनी। यानी होता ये है कि बच्चों के साथ या कपल्स में या जिनके ताल्लुकात ख़ास तौर पे जब अच्छे होते हैं, फिर तो आपकी दूसरी बात कुछ सुन लेता है, समझ लेता है, मगर जब कोई ऐसी बात हो जो कड़वी कसैली लग रही हो या सख्त लग रही हो या दूसरे के मिजाज के मुताबिक ना हो, और आप उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनकी तनकीद का निशाना बनाते हैं,
और तारीफ़ और तौसीफ़ जो आप एप्रिसिएशन भी कह रहे थे वो नहीं करते, तो अगर हम ये ज़िंदगी में बात अपना लें कि तनासुब ये होगा कि हर सख्त बात कहने से पहले 5 अच्छी बातें कहेंगे, तो फिर एक सख्त बात कहेंगे, एक ऐसी बात कहेंगे जो किसी को ना पसंद आए, तो फिर वो हज़म हो जाएगी कड़वी गोली की तरह। जिस तरह से आप पानी के साथ, ढेर सारे पानी के साथ उसको यूँ रख के जल्दी से पानी पी लेते हैं तो उसका फ़ायदा भी होता है, अफाका भी होता है, मगर साथ में वो मुंह में अगर पुड़िया सारी उंडेल दी जाए तो सारा मुंह जो है बकबका हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे जो ये खरबूजे आजकल आए हैं मार्केट में, अगर आप खाते खाते खरबूजा, एक बकबका खरबूजा निकल आए तो बर्दाश्त हो जाता है, मगर मीठा कोई भी ना निकले तो फिर काम ख़राब हो जाता है। और इसी तरह से अगर आप बादाम खा रहे हैं तो कहते हैं कि बादामों में जो कड़वा बादाम निकलता है वो उसी पेड़ का नहीं होता जहाँ पे मीठे बादाम लगते हैं, बल्कि जो कड़वे बादाम का पेड़ होता है वो होता ही अलग पेड़ है। हाँ, ये जो बाद में दुकानदार हैं वो क्या है कि वो कड़वे बादाम भी उसमें कुछ ना कुछ मिला देते हैं, तो अब आपके मुंह में मीठा बादाम है, आप वो चबा रहे हैं, 2-4 मुंह में बादाम आपने मीठे रखे और एक कड़वा भी डाल लिया, तो अब आपको वो सारे जो पहले मीठे बादाम थे वो भी थूकने पड़ जाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि जब आप ज़्यादा सारे बादाम खाना शुरू कर दो तो क्या होता है? मेरा टॉपिक जो है बादामों का नहीं था, टॉपिक सर एक सिंपल क्वेश्चन है, जब आप ज़्यादा सारे जब आप ज़्यादा बादाम खाते हैं तो क्या होगा? ये मैं इंशाल्लाह आपसे प्रोग्राम के बाद जो है बादामों की जब हम बात करेंगे तो फिर इसके आप बताएं क्या होगा। नहीं, आप अगर वो इस बात अभी शायद नहीं करना चाह रहे तो बादाम ख़त्म नहीं हो जाएंगे? अगर ज़्यादा बादाम खाने से बादाम ख़त्म हो जाएंगे? माशाल्लाह। तो आपसे जब बात करनी है हमने, तो हमने ये ख्याल रखना है कि आपका इस वक्त नुक्ता नज़र क्या है। अगर हम उसके मुताबिक बात नहीं करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। तो आपको एक अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ बादाम दे के आपसे बात की जाए तो फिर बात आगे बढ़ सकती है। तो जो बात हम कर रहे थे वो ये थी कि जब हम किसी से बात करें तो उनकी आंखों में देखकर और चेहरे पर मोहब्बत भरे तासुरात लाकर और दूसरे का अच्छी तरह से जायज़ा लेके उसकी हरकत व सकनात का, उसकी बॉडी लैंग्वेज का, उसके सांस का, क्योंकि जब हम एंक्शस होते हैं तो हमारा सांस तेज़ चल रहा होता है। तो दूसरे को स्टडी करना, अपने कपल में पार्टनर को स्टडी करना कि वो जो इमोशनल क्यूज़ दे रहे हैं, जो उनके चेहरे के तासुरात हैं, एक एक्सप्रेशंस होते हैं, एक माइक्रो एक्सप्रेशंस होते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि इस वक्त कौन कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल है। तो जैसे मैंने पहले कहा, नींद का ख्याल रखना और चीज़ों का ख्याल रखना, तो कुछ लोग जो हैं वो टच करने वाले लोग होते हैं, दे लाइक कैरेसिंग, टचिंग, तो आप उनको जब प्यार से आराम से छू के बात करते हैं तो उनको आपकी बात ज़्यादा समझ आती है, क्योंकि उनकी तवज्जो आपकी तरफ हो जाती है। कुछ लोग जो हैं वो खाने पीने के शौकीन होते हैं, तो जब आप उनसे बात करते हैं, वो खाने की जायकादार बात करते हैं, जायके से बात करते हैं, उनकी इमेजिनेशन को उस तरफ से आप हैंडल करते हैं, तो वो ज़्यादा आपकी बात को समझते हैं। कुछ लोग जो हैं वो इफ़ यू हैव वेयरिंग अ गुड परफ्यूम, आपकी बात उन तक पहुँचेगी। अगर जो है हालत बुरी हुई है, पसीने से शराबूर हैं, बू के भपके आ रहे हैं, एक तो दिन से नहाए नहीं, तो ये मौका जो है बेहतरीन न समझिएगा, क्योंकि सारा दिन बच्चों का ख्याल रखते हुए, बच्चों की नैपीज़ चेंज करते हुए, किचन में काम करते हुए, शाम को जब कोई लौट के आता है, मर्द या औरत जो भी आता है, और आप फ़ौरन बात शुरू कर दें तो शायद जो है उसका असर वैसा ना पड़े। आपने देखा होगा कि जब आप पार्टी पे जाते हैं तो ऐसे ही नहीं चले जाते, तो गैरों के लिए अगर हम बंद संवर के जाते हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो हमें अपनों के साथ भी ये ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह बात करते हुए अगर हम अच्छे अल्फाज का चुनाव करेंगे, अच्छे तासुरात का चुनाव करेंगे, तो हमारी बात मीठी लगेगी। जैसे गाना जो है वो अच्छा लगता है, मीठे बोल में जादू होता है, तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद जब हम खुद बात कर रहे होते हैं तो एम्पथी से काम लेना बहुत ज़रूरी है, कि हम ये भी समझ लें, ये भी जान लें कि दूसरा क्या महसूस कर रहा है, क्योंकि जब हम दूसरे की जहन में झांक के बात करते हैं, उसकी फीलिंग्स का जहन में रख कर ख्याल बात करते हैं, एम्पथी जिसको कहते हैं, तो उसके असरात बड़े अच्छे मुरतब होते हैं। और हमें तालमेल बना के एक दूसरे से फिर बात करनी चाहिए। हमें व्हेन वी आर ऑन द सेम पेज, तो ये एक कपल के
बेहतर ज़िंदगी गुजारने का जो है बेहतर तरीका हो सकता है। म्यूचुअल इंटरेस्ट्स जो हैं, जो हमारी चीज़ें आपस में मिलती जुलती हैं, उनको जहन में रख के अगर हम बात करें, अगर हम ये देखें कि अगर किसी दूसरे में कोई कमी है, वीकनेसेस हैं, तो हम में भी वीकनेसेस हैं, और अगर किसी में कोई वीकनेस है तो अच्छाइयाँ भी हैं। तो हमारी जो मनपसंद चीज़ें हैं जिनको हम दोनों ही पसंद करते हैं, उनको अगर हम जहन में रख के बात करें, जो हमारी आपस में एक दूसरे की पसंदीदा बातें हैं, उनको जहन में रख के बात करें तो बेहतर होगा। और ये जो हम गेस करने लग जाते हैं कि दूसरा या हम खुद गेस कर लें, खुद से जान लें, माइंड रीड कर लें, ये कोई अच्छा फिनोमेना नहीं है। और हम जब किसी के साथ रहते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी तबीयत में कौन सी बातें उसको मुखिल होंगी, खलल अंदाज होंगी, पसंद नहीं आएंगी। तो प्रिडिक्ट करना कि ये जो बात मैं करने जा रहा हूँ ये बेहतर होगी या नहीं। ऑनेस्टी इज़ दी बेस्ट पॉलिसी, ये बात दुरुस्त है, मगर ऑनेस्टी ब्रूटल नहीं होनी चाहिए, इतनी सख्त ऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए कि आप दूसरे का दिल दुखा दें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब हम लोगों के दिल दुखा देते हैं और उनके दिल में हमारे लिए वो अच्छी चीज़ें नहीं रहती, तो फिर वो या तो छुपाने लग जाते हैं या झूठ बोलने लग जाते हैं। तो ये जो छुपाना है और झूठ बोलना है, ये भी रिलेशनशिप को ख़राब करती है, ताल्लुकात जो है उनको ख़राब करती है। और फेक जब हम कोई चीज़ करते हैं, जब हम मसनूई तौर पे अपने आप को बहुत अच्छा या कुछ इस तरह का दिखाते हैं, तो ये थोड़े दिन तो चल जाती है, मगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में ये काम नहीं आती। इसलिए बेहतर ये है कि जैसे आप हैं वैसे ही बनकर सामने आएँ, खाम खा का मसनूई लिबादा ना उड़ें, और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसको ओन करें। इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, कोई भी इससे मावरा और मुबर्रा नहीं है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं रिलेशनशिप पे जैसे आप बात करें कि रिलेशनशिप मजबूत करने के लिए हमें एक और चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ता है, उसमें माफ़ी मांगना और माफ़ करना। ये मैं समझता हूँ कि मियाँ बीवी के रिलेशन में बहुत ख़ास बात होती है। अगर हम माफ़ी मांगना, ज़रूरी नहीं कि बीवी ही माफ़ी मांगे, जी, हस्बैंड्स भी मांग सकते हैं। अगर उन्हें लगे कि उनकी एंड से कोई ऐसा गुस्ताखी हो गई, गलती हो गई, तो माफ़ी मांग लेना ये हमारे रिलेशन को जोड़ता है। असल में असद, आपने इतनी अच्छी और प्यारी बात कही है कि माफ़ी मांगना कमज़ोर लोगों का काम नहीं है। माफ़ी मांगना एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, इमोशनल करेज है। बिल्कुल आपने सही अल्फाज इस्तेमाल किए। और माफ़ी मांगने से फॉरगिवनेस इज़ द की टू हैप्पीनेस। बिल्कुल, जब हम दरगुजर करते हैं या मुआफ़ करते हैं तो हम यही तवक्को दूसरों से भी रखते हैं, और हम इसका बीज बो देते हैं कि मैं अगर आपको मुआफ़ कर रहा हूँ या दरगुजर कर रहा हूँ, लेट गो कर रहा हूँ, तो मैं एक जगह पर अटक के नहीं रह गया, मुझ में लचक है, फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब ये रिलेशन को आगे लेके जाने वाली बात है। हम इससे रिलेशन को आगे लेके जाते हैं, वहाँ पे स्टक नहीं होने देते। बिल्कुल ठीक है, अगर बहुत सही। हाँ जी, अगर हम माफ़ नहीं करते या माफ़ी नहीं मांगते, इसका मतलब हमारा रिलेशन स्टक हो गया, उससे आगे हम जा नहीं सकते। लेकिन अगर हमने एक दूसरे को माफ़ कर दिया है, माफ़ी मांग ली है, तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं इस रिलेशन को लेकर। बिल्कुल आपने सही कहा, और इस चीज़ को भी हमने सामने रखना है जो आपने फरमाई है। और एक और चीज़ को हमने जो सामने रखना है कि अगर कोई दो अशख़ास जो एक रिलेशनशिप में हैं, वो एक दूसरे का रेप्लिका हैं, वो बिल्कुल एक ही जैसे हैं, शीशे में अक्स है, तो फिर दो लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी कोई तस्वीर मुकम्मल होती है, जिगसॉ पज़ल मुकम्मल होता है, तो वो एक जैसे नहीं होते, बल्कि वो करीब करीब होते हैं, और फिर एक तस्वीर मुकम्मल होती है। तो जो डाइवर्सिटी है, जो डिफरेंसेस की बात मिस ने प्रोग्राम के एक हिस्से में की थी, ये जो डिफरेंसेस हैं वो एक दूसरे से दूरी का मौजब नहीं बनने चाहिए, बल्कि उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना चाहिए। कई मर्तबा हम एक ही चीज़ को जब देख रहे होते हैं तो अपने ख़ास ज़ाविया निगाह से देख रहे होते हैं, जबकि दूसरा जब उसको देखता है तो उसका ज़ाविया निगाह
कुछ और होता है। अगर मैं ये मोबाइल यहाँ पे पकड़ूंगा, मुझे इसकी स्क्रीन नज़र आ रही है, मुझे इसकी बैक साइड नज़र नहीं आ रही है। आपको उस एंगल से और आपको उस एंगल से इसका डिफरेंट व्यू नज़र आ रहा है, और इसके ऊपर अगर किसी कंपनी का लोगो बना हुआ है तो वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, वो आपको नज़र आ रहा है। तो जिस तरह से डिफरेंसेस हमारे आपस में होते हैं, गुफ्तगू में होते हैं, सोच में होते हैं, बैकग्राउंड में होते हैं, तो ये एक दूसरे के लिए जो टॉलरेंस है दुनिया में भी और घर में निज़ाम में भी, एक दूसरे का ख्याल करना और टॉलरेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इसका ये नहीं हमें कि आज उसने मुझे कोई बात की तो मैंने इसका बदला ज़रूर लेना है, मैंने इसकी कीपिंग स्कोर्स। ये क्रिकेट में तो स्कोर बोर्ड अच्छा लगता है, मगर जब कपल्स के दरमियान ये स्कोर बोर्ड आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और सर आप बात करें ना टॉलरेंस की, तो ऑटोमेटिकली नहीं आता, इसके लिए थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, अंदर से कोशिश करनी पड़ती, सोच विचार करनी। तो आपने कहा वो यानी अपने आप के साथ भी ऑनेस्ट होना पड़ता है, अपने आप को भी खोजना और जांचना पड़ता है, सेल्फ एनालिटिकल सेल्फ एनालिसिस भी जरूरी। अच्छा, फिर डर्टी क्वेश्चंस ना करें। वो बात पहले भी किसी ने आपने कही थी कि किसी की खोज में रहना, टोह में रहना, उसकी जो है ना वीकनेसेस को, और फिर वो डर्टी क्वेश्चन, जिस तरह डर्टी लॉन्ड्री नहीं होती, चुभने वाले, यानी कि आप सोचें कि कोई आपके पास आए, कोई भी आपका प्यारा, तो आप अपने जो गंदे कपड़े हैं वो बास्केट से ला के उनके सामने रख दें, या मेज़ पोस्ट गंदा जो है जिसके ऊपर दाग धब्बे पड़े हुए हैं वो, तो डर्टी क्वेश्चंस भी उसी तरह से हमें अवॉइड करने चाहिए। और हमने अगर कोई ऐसी बात कहने तो उसमें एक्स्ट्रा पोलाइट होने की ज़रूरत है कि कोई हर्ट ना हो, इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। और एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। अक्सर ऐसा भी होता है कि अगर बीवी हस्बैंड की रिस्पेक्ट नहीं करती अपने घर वालों के सामने, तो उनका भी रवैया वैसा होना शुरू हो जाता है उनकी नज़र में। people how to treat us, and we also teach people how we behave with this person who is significant, जो कि हमारी ज़िंदगी में जो बहुत अहम है। और जो बात आपने की असद, हम कपल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के लिए एक कैंडल होते हैं, कैंडल भी होते हैं, और हम उनकी ज़िंदगी में लाइट करते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में रोशनी करते हैं। और हमारी जो शख्सियत के डार्क पहलू होते हैं, जो उजले नहीं होते, जो उजाला जहाँ नहीं होता, वहाँ पे जब वो हम लाइट पैदा करते हैं तो हम ख़ुद को भी और उसको भी देख सकते हैं, ताकि हमारी शख्सियत के जो डार्क पहलू हैं उनमें हम झांक सकें और एक दूसरे को इज़्ज़त से, एहतराम से, बाहमी एहतराम से हम आगे लेके जा सकें और एक दूसरे का हाथ थाम के उनकी मदद कर सकें, ताकि जब कहीं अंधियारे में नज़र नहीं आता, कोई डरा हुआ होता है, तो उसकी मदद की जा सके। और जो आपने कहा है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, यानी कि सर्दी गर्मी से ज़ेबाइश और आराइश के लिए एक दूसरे को ढांपते हैं, एक दूसरे को मुश्किलात से बचाते हैं, ज़माने से तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। ये जो है, ये जोड़ों में ये भी बहुत ज़रूरी है कपल्स में। मैंने एक ऐसे कपल देखा है अपनी लाइफ में उसके जो मियाँ बीवी थे, हस्बैंड ने अपनी बीवी को मारा और काफ़ी मारा, उसके यहाँ से ब्लड निकल आया। तो अचानक ही उसके घर वाले आ गए इत्फाकन, तो उसने ये नहीं कहा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा, कहते वो मैं वॉशरूम में स्लिप हो गई तो ये मुझे लग गया। ये बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन इससे हुआ कई दफ़ा नेगेटिव की तरफ भी जाता है और पॉजिटिव की तरफ भी चला जाता है। पॉजिटिव क्या हुआ कि जब उसने ये सुना उसके हस्बैंड ने, तो उसने उससे माफ़ी भी मांगी बाद में। अच्छा, ये जो रिलेशनशिप आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये एक बहुत ही ख़तरनाक रिलेशनशिप होता है। इसको कहते हैं एनेबलिंग एंड प्रोवोकिंग, यानी कि पहले हस्बैंड जो है वायलेंट हस्बैंड, जो मारपीट करने वाले हस्बैंड हैं, ये वर्स्ट फॉर्म है किसी भी रिलेशनशिप में। जब फिज़िकल वायलेंस शुरू हो जाती है तो ये उसकी रिलेशनशिप की सबसे बुरी और मस्ख शुदा शक्ल है, और ये वो लम्हा फ़िक्रिया है जहाँ पे रिलेशनशिप जो है उसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सवाल बहुत ही अहम बनकर सामने आ जाता है। क्योंकि ऐसी रिलेशनशिप जो कि तकलीफ़ दे हो और जिसमें वायलेंस हो और जिसमें मार पिटाई, और वायलेंस भी एक फ़िज़िकल होती है,
वो भी बहुत बुरी है। एक वर्बल होती है, एक साइकोलॉजिकल होती है। जितनी भी वायलेंस है, जितना भी फसाद है और जितना भी किसी के ऊपर जुल्म और ज़्यादती है, चाहे वो मर्द की तरफ से औरत पे हो, चाहे औरत की तरफ से मर्द पे हो, ये गलत है। और कई रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जिनमें मुआशरतन, फैमिली वाइज और उनके अपनी सेहत के लिए ज़रूरी है कि उनको डिसंगेज करके या तो टाइम आउट दे दिया जाए या उनको इन एक्सट्रीम केसेस ख़त्म कर दिया जाए। तो ये भी कई दफ़ा ज़रूरी है। और जहाँ पे वायलेंस होती है वहाँ पे जब औरत या मर्द छुपाते हैं, ख़ास तौर पे औरतें छुपाती हैं, तो मर्दों को थोड़ी देर के लिए तो ये ख्याल आता है कि हम इसका ख्याल करें और उसको कोई तोहफे तहाइफ दें, मगर उसके बाद वो फिर अपने उन्हीं रवैयों पे आ जाते हैं जो बिगड़े हुए रवैये होते हैं। मतलब वायलेंस इज़ अ टोटल नो एरिया। अच्छा सर, इसका एक और भी जो बच्चों पे इसका बुरा असर होता है, बिल्कुल। छोटे बच्चों के सामने अगर कोई मर्द अपनी बच्चे जो हैं वो तो एक स्लेट की तरह होते हैं, एक वाइट बोर्ड की तरह होते हैं। जो वो कुछ देख रहे होते हैं वो उसी से क्यों लेते हैं। और वो अक्सर जो वायलेंट फैमिलीज के बच्चे होते हैं वो बड़े होकर वायलेंट हस्बैंड्स बनते हैं। या वो जो लड़कियां होती हैं जिन्होंने वायलेंस अपनी माँ के ख़िलाफ़ देखी होती है, वो उनकी प्रोपेंसिटी हो जाती है, उनका रुझान हो जाता है कि वो भी वायलेंस रिलेशनशिप में या तो बर्दाश्त करती हैं या प्रोवोक करती हैं। तो ये चीज़ों को हमें एक मुझे इवेंट याद है कि मैंने देखा था, हमारी फैमिली का एक इवेंट है कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मारा। उसकी एक बेटी थी उनकी जी, कोई 3 साल की जी, वो ये सब देख रही थी और 1 साल का उनका बेटा था, वो भी देख रहा था। लिटरली मैं आपको बताऊं कि वो बेटा और वो बेटी अपने बाप की तरफ नहीं जाते हैं। अब वो उनको उठाने की कोशिश करता है या उनसे बात करने की डर कोशिश गए करता हैं है, उनसे, वो रोना शुरू हो जाते खौफ हैं, में है वो रोना, वो नहीं जाते हैं। जिस रिलेशनशिप में जो भी कपल्स हैं, जिस रिलेशनशिप में डर और खौफ आ जाए, वो नहीं, फिर वो रिलेशनशिप जो है वो दूरियों का सबब बनता है। Exactly. किसी भी रिलेशनशिप में जिस तरह पहले ये था कि मर्द जो है उसका एक डर है, घर में वो आ रहा है तो सब सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, बीवी भी डरी हुई है, अब्बा ताडा आ रहे हैं, ताड़ियाँ हड्डियाँ कुटवावांगी या देखो लो, ये जो है। और वही जो बच्चों को मारता है वो कभी बीवी की तरफ भी, या बीवी जब वो शेरनी बन जाती है तो वो मियाँ के लिए वो ऐसी बातें कहती है कि पहले जो है वो दोनों आपस में बोलते थे, फिर अब दोनों आपस में बोलते हैं और मोहल्ले वाले सुनते हैं। तो ये जो सूरत हाल है ये बड़ी ख़तरनाक हो जाती है। और वो जो कहते हैं कि आपके घर में हमेशा हंसी की आवाज़ आती है, आखिर इसकी वजह क्या है? तो वो कहते हैं कि जब मेरी बीवी मुझ पर कोई चीज़ खींच के मारती है और मुझे नहीं लगती तो मैं हंसता हूँ, और जब लग जाती है तो वो हंसती है। और अब जो है वो दोनों के इस वाक़े से कोई भी छुपा हुआ नहीं होता, वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ जाती हैं और फिर पूरे मोहल्ले वाले हंसते हैं या पसंद नहीं करते हैं, और बजाय कोई उनके ताल्लुकात को ठीक करने के विचोलन का किरदार अब और तरह से शुरू हो जाता है, यानी कि कोई बीजमालो बन जाती है। तो हम जब आपस में ताल्लुकात को सही नहीं करते हैं और उनको हम रिकवर नहीं करते हैं और उनको हम सलवटें जिस तरह से कपड़ों को आयरन आउट नहीं करते हैं तो वो बढ़ती चली जाती हैं। और एक और चीज़ जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ वो ये है कि हमें आई लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। जब हम कहते हैं तुमने ये किया, ब्लेम गेम शुरू हो जाती है तो वो एस्केलेट हो जाती है। जैसे आप बता रहे हैं कि अगर एक उंगली किसी की तरफ करते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ भी हैं। तो हमें अपनी फीलिंग लैंग्वेज करनी चाहिए कि आपने जब ये कहा या आपकी बात से मुझे ऐसा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर जो ये बात हम प्यार मोहब्बत से करें, ये मुश्किल बात है, तो हमें दोनों को अच्छा लगेगा। और ये आई लैंग्वेज से आप जब ऑपरेट करते हैं, यू लैंग्वेज से नहीं करते। अपनी फीलिंग्स आपको अगर बतानी आ जाएं तो ताल्लुकात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और कई दफ़ा हम अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए दूसरों को कहते हैं तुम मेरे लिए, तुमने ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, फ़लाँ को देखो देखो वो अपनी बीवी के लिए क्या करता है, फ़लाँ को देखो वो अपने शौहर के लिए क्या करती है। तो जब हम कंपैरिजन्स और मवाजना शुरू कर देते हैं तो उससे भी बहुत ख़राबियाँ आती हैं। और जब हम रिजेंटमेंट्स पाल लेते हैं कि वो पुराने वक्त में तुमने ये किया था इसलिए मैं तुमसे ये, तो दौर हाजिर अभी और अब में मसलों को हल करें। जो पुराने गड़े मुर्दे हैं जब वो उखाड़ने लग जाते हैं तो चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं, रिजेंटमेंट्स जो हैं वो और भी
ज़्यादा हो जाती हैं उनसे फ़ायदा नहीं होता, बल्कि ख़राबियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये जो पॉजिटिव लैंग्वेज है और आई लैंग्वेज है और ये जो एक दूसरे के साथ रख रखाव है, और कई दफ़ा ऐसा लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो आप ऐसे बातें कर रहे हैं कि हमें जैसे दूसरों के साथ हम करते हैं, ये हमारी आपस में इतनी मोहब्बत ही नहीं रही, ये जो है ना आपस में तो कोई पर्दा नहीं है। तो ये जो कपल्स के दरमियान अगर पर्दा ना होने का मतलब एक दूसरे की पहले लाए अपनी तो दूजी पराई लाए पिछों, यानी कि वो अगर एक दूसरे की कोई इज्जत ही नहीं कर रहे, तो आई थिंक ये एक अच्छा एटीट्यूड नहीं है। बिल्कुल। ये तो आप दोनों मेरा ख्याल थक भी गए हैं। नहीं सर। और अच्छा, अगर इसमें शुक्रगुजारी भी डाल दें, अगर जो ये सारी बातें की हैं कि एक दूसरे को थैंक यू कहना भी, जी, कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हालात अच्छे भी आते हैं और बुरे भी आते हैं ज़िंदगी में। जी। तो जब बुरे हालात आए हैं तो जो दूसरा स्पाउस है, अगर वो ये कहे, उसको याद आए कि हमारे तो अच्छे भी हालात थे, तो उन हालातों को याद करके उनको थैंक यू बोले, और वो जो मौजूदा हालात हैं उनको वो अगर भूल जाएं, तो मेरे ख्याल से कई दफ़ा बुरे हालातों की वजह से भी आपस में अनबन हो जाती है। लेकिन अगर हम अपने अच्छे हालात याद कर लें तो वो हालात जो हैं वो अच्छी तरह से कट जाते हैं। एब्सोल्युटली ट्रू। ग्रैटिट्यूड जो है, शुक्रगुजारी जो है, तशक्कुर जो है, ये किसी भी रिलेशनशिप को एक नई रूह उसमें फूंक सकती है और उसको बेहतर बना सकती है। और जब ये शुक्रगुजारी चली जाती है और एक दूसरे का लिहाज ख़त्म हो जाता है, तो ये मोहब्बत भी फिर उसके साथ दम तोड़ने लग जाती है। तो ये जो आपने बात शुक्रगुजारी की कही और अच्छे हालात का जिक्र करना और अच्छी याददाश्तों को याद करना और उनका जिक्र करके एक दूसरे का हिम्मत बंधाना, ये जो है ये भी ताल्लुक़ को बेहतर बनाने में बहुत फ़ाल किरदार अदा करता है। और जैसे हमने बात की है कि मुआफ़ कर देना, कंपैशन और जो है सिंसियरिटी, लॉयल्टी, वफ़ाशारी, वफ़ादार होना, ना सिर्फ ये नहीं कि किसी के मुंह पे, बल्कि अगर हमारा पार्टनर जो कपल है वो मौजूद नहीं भी है और कोई शख्स जो उसकी बुराई कर रहा है, तो आपने ये कोशिश करनी है कि उसकी वजह तो पूछ लें, मगर उसके साथ मिल के उसकी बुराई नहीं करनी, हालांकि वो सुन नहीं रहा, उसकी वो मौजूद नहीं है। तो ये चीज़ें जो कई दफ़ा पैसों को लेकर मामला बड़ा बिगड़ जाता है, और मनी जो है दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ डिस्टेंसेस, पैसे जो हैं बड़े हायल हो जाते हैं। तो उसमें हमने ये देखना होता है कि हम एक लाहे अमल बना सकते हैं जिसमें हमारे एक्स्ट्रा जो ख़र्चे हैं, जो अल्ले तलल्ले हैं, वो हम दूसरों से कंपैरिजन ना करें, अपने कम कर लें और थोड़ी सी अपनी बेल्ट जो है उसको टाइट कर लें, तो उससे भी मामला ठीक हो सकता है और फ्यूचर की हम सोच रख सकते हैं। सो ख्वातीन हज़रात, जो बात हमने कही है उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जब बात कोई करते हैं दूसरों से तो उसको सिंपल रखें, उसको शॉर्ट रखें। ख़ास तौर पे अगर कोई ताने की बात है, कोई मेने की बात है, तो उसको इस अंदाज में ना किया जाए कि किसी का दिल टूट जाए। और जिस तरह से कोई गुलदान होता है वो कितना खूबसूरत होता है, एक दफ़ा जब वो छन्नाके से टूट जाता है तो फिर उसमें तरेड़ें और उसमें निशान ज़रूर रह जाते हैं। तो बेहतर ये है कि हम उसकी पहले से इस तरह से उसमें फूल लगाएं। और अगर कोई खुदा न खास्ता, बहुत अच्छी टिप है। हाँ, ये आपने जो टिप दी है कि 5 अच्छी बातें करें और फिर ऐसी बात करें जो आपने उनके ख़िलाफ़ करनी है जी। तो ये ज़बरदस्त टिप है एक। जी बिल्कुल। कुछ टिप्स जो हैं मैं जाने में प्रोग्राम के आखिर में देना चाहता हूँ क्विकली, जो कि आपके रिलेशनशिप को, कपल्स के रिलेशनशिप को, चाहे वो प्री मैरिटल हैं, वो जो है पोस्ट मैरिटल हैं, कुछ जो है साइकोलॉजिस्ट जो हैं हमारी तरह के, वो इलाज करते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम को। जब कोई बहुत ही जंग से गुज़रता है तो उसको डर लगा रहता है कि अभी फिर ना जंग छिड़ जाए। ख़ास तौर पे अमेरिका के फ़ौजी जो हैं वो जब अफ़गानिस्तान में और इराक़ से जाते हैं तो उनको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है। तो कुछ लोगों को पोस्ट मैरिटल
स्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है कि वो इतनी देर शादी में रहते रहते एक हालत जंग में रहते हैं, तो उनको शादी के नाम से घर जाते हुए एक स्ट्रेस हो जाता है, दिल नहीं करता जाने। तो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ। वो ये है कि सबसे पहले तो आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। अगर दूसरे को देखते ही मुँह च कुंगड़ियाँ पै जांदियां ने और कोई बात जो है अच्छी कहने को दिल नहीं करता, तो इसकी पहले यू फेक इट देन यू मेक इट, मगर पक्का फेक ना करें। अप्रिशिएट एक दूसरे को करना सीखें। और जब कोई आपसे बात कर रहा होता है तो उसकी गौर से बात देखें, उसको देखें, सुने, उसको वाकई पता चले, और सिर्फ कानों से ना सुने, दिल से उसकी बात सुने। हमें कई दफ़ा ये डर होता है कि अगर हमने दिल से इसकी बात सुनी तो हमारा जो ख्याल है वो बदल ही जाएगा। तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं कि अगर ख्याल बदल भी जाता है तो बदल जाए। मैंने शुरू में भी कहा था कि अगर आपने तनकीद करनी है, कोई सख्त बात करनी है, तो बजाय उसको फौरी कहने के आप उसको लिख लें, बना संवार के बात करें। शायद उससे आपकी जो बात है उसका डंग निकल जाए और दूसरे को तकलीफ़ कम हो और फ़ायदा आपको ज़्यादा हो। इसी तरह से आप ये भी कर सकते हैं कि डिले कर लें, फौरी तौर पे सख्त बात ना कहें, उसको डिले कर लें, टाइम आउट ले लें, एग्ज़िट ले लें, फौरी सख्त बात ना करें। और जो भी बात है कोशिश करें कि उसको पॉजिटिवली कहें। जैसे आपने किसी को कहना हो कि आप जो हैं आपने कई दिनों से मुझे कोई तोहफ़ा ख़रीद के नहीं दिया और आप मेरा कोई ख्याल नहीं करते, और आपका ध्यान जो है अपने बहन भाइयों की तरफ लगा रहता है, और आप दूसरों के साथ तो बड़ा अच्छा सलूक करते हैं। जब आप ऐसी बातें करेंगे तो वो डिफेंसिव हो जाएंगे। तो बजाय ये कहने के या तुम हंडिया सही नहीं पकाती, तुम्हारी जो है वो जो है सारा दिन मोबाइल पे बात करती रहती हो, तुम मेरा ख्याल नहीं रखती, तुम मेरे कपड़े सही, ये बात अगर आप अच्छे तरीके से कहें कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपसे और भी ज़्यादा आपको गर्विदा हो जाऊँगा, मुझे आप वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं, अगर ये थोड़ा सा आप जो है मुझे टाइम दे दिया करें, कपड़े जो हैं बड़े अच्छे आपने इस्त्री किए होते हैं, सब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, मगर थोड़ी सी शिकने जो होती हैं अगर वो भी ख़त्म हो जाए, कुछ भी आप अच्छे तरीके से अच्छे पैराए में भी बात कर सकते हैं। और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फ़ौरन जो है आपको ये नहीं लगेगा आसान, मगर आहिस्ता आहिस्ता करते करते आपको आ जाएगा। और ख़वातीन हज़रात, सवाल करने से जो है हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। कई दफ़ा हम दूसरे से पूछते नहीं हैं जानने के लिए, तो जानने के लिए सवाल करें। जैसे Q&A होते हैं, आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, आप कहीं पे भी जाते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखे होते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लिखे होते हैं। आप गूगल से फ़ायदा ले सकते हैं, आप जो है एक्सपर्ट से काउंसलिंग ले सकते हैं। कई दफ़ा हम समझते हैं और हमारा जी चाहता है कि हम सब बातें खुद ही हल कर लें, मगर कई बातें जो है ख़ुद कई दफ़ा हल नहीं की जा सकती और प्रॉब्लम जो है बढ़ती चली जाती है, राई का पहाड़ बन जाता है। सो आप यू कैन सीक हेल्प, यू कैन सीक हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड यू कैन चेंज योर लाइफ। और ये जो खूबसूरत प्यार का रिश्ता है, ये जो बंधन है, इसको आप और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं और इसकी तलखी जो है इससे कम कर सकते हैं और इस रिश्ते में ज़्यादा मोहब्बत और चाहत और सिंप्लिसिटी घोल सकते हैं। और ये जो आजकल हम देखते हैं कि ये जो मुआशरे की इकाई है, बुनियाद है, जहाँ से मुआशरा बनता है, फैमिली बनती है, वो कपल से बनती है। और ये जो जोड़े हैं, अगर उनका आपस में ताल्लुक़, रिलेशनशिप कमज़ोर पड़ जाता है तो पूरी फैमिली के ऊपर इसके बुरे असरात पड़ते हैं। और जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं उनके ऊपर माँ बाप की लड़ाई की वजह से बुरे असरात पड़ते हैं। और कई दफ़ा तो उन छोटे कॉम्पलों की तरह, पौधों की तरह जो अभी बीज नन्हे मुन्ने फूट ही रहे होते हैं, जो रिश्ते अभी बन ही रहे होते हैं, वो सख्तियों की वजह से और तलखियों की वजह से और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से ख़राब हो जाते हैं। और जो रिश्ते बने होते हैं कई, उनके ऊपर फल भी लगे होते हैं, फूल भी होते हैं, मगर मिसअंडरस्टैंडिंग की तरह से आकाश बेल की तरह उनको मुरझा देते हैं, गहना देते हैं। सो इनका बहुत ख्याल कीजिए, इन रिश्तों का बहुत ख्याल कीजिए। आप अपना भी ख्याल रखिएगा और
हमें भी प्रोग्राम में ज्वाइन करते रहिएगा। आज के प्रोग्राम में आपकी शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। असद साहब और नादिया साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। आज के प्रोग्राम से डॉक्टर एजाज़ कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह करे कि आपका ये जो रिश्ता है हमेशा शाद रहे, आबाद रहे और बेहतर से बेहतरीन होता रहे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।